नए विधायक बने हैं, आजाद की कड़ी को तोड़ा। सिर्फ और हेलमेट को आप अपना मुद्दा ना बनाए। मैं कल भी परसों बयान देख रहा था कि चाहे मैं हार जाऊं पर मैं हेलमेट का मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। तो सिंचाई विभाग के अंदर थे कुछ लोग, वो हटा दिए गए। 3-3.5 साल कौशल की नौकरी के तहत एक व्यक्ति का हक उन्होंने खाया है, पैसे डकारे हैं। और वैसे भी अगर उन्होंने नौकरी की होती तो फिर भी मान लेते, अभी गए नहीं, फ्री में पैसे लिए हैं तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मुंडरी दर्पण में मैं अमन गोलन आपका स्वागत करता हूं। आज हम पाई से मुंडरी की तरफ जा रहे थे तो पता चला कि राजू पाई के द्वारा अपना जो फार्म हाउस है वो सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं तैयार किया जा रहा है। और शायद गड्डी भी उनकी यहीं पर खड़ी है, बातचीत करेंगे मुंडरी की राजनीति में कितने वो सक्रिय हैं, कितने नहीं हैं। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें। तो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी राजू जी। नमस्कार सर, कैसे हो सर? कैसे हो भाई? ठीक हो? नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जितने भी। मुंडरी की तरफ जा रहे थे, पता चला आपने फार्म हाउस तैयार कर लिया अपना सारा। हाँ भाई, अमन भाई पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। धन्यवाद सर। और आपके जितने भी दर्शक व्यूअर फॉलोअर्स, क्योंकि नए साल में मुलाकात नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको मेरी तरफ से बिलेटेड न्यू ईयर की शुभकामनाएं, मेरे पूरे पुंडरी वासियों को। आपको भी शुभकामनाएं और नए फार्म हाउस के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। और ऐसे ही आप तरक्की करते रहे। थैंक यू सो मच। तो अब चर्चा करते हैं सर राजनीति की। हमारे जो आदरणीय थे पूजनीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका निधन हुआ। एक बड़ा झटका ये कहेंगे पूरे भारतवंशी नहीं, पूरे देशों में सभी को लगा। तो उनकी आत्मा को शांति दे परमपिता परमात्मा दे। बिल्कुल, परमपिता उनके आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। बिल्कुल सर। क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लौह पुरुष थे, पूरे प्रदेश की नहीं पूरे भारतवर्ष की राजनीति में एक वो अलग तरीके की वो जो पर्सनैलिटी थे वो। बिल्कुल सर। हर विपक्ष को एकजुट करने में उनका योगदान रहा है। उनसे बड़ा वक्ता कोई नहीं था। हर कार्यकर्ता को नाम से जानते थे, पहचान थी। बड़े बुजुर्ग आज भी जानते भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसा कुशल प्रशासक रहा है जिसने अपने जो राज्य काल था उसके अंदर जो कार्यकर्ताओं के काम किए, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, सुख दुख में शामिल होना, तो ऐसी जो मिसाल थी वो दोबारा नहीं आनी है। तो राजू भाई इस बात में कितनी सच्चाई है? बुजुर्गों से हम सुनते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला अपने वर्कर के लिए जान दे देते थे, अधिकारियों को वो कड़े दिशा निर्देश देते थे, अपने वर्कर के लिए वो जान हथेली पर रख देते थे। लेकिन अब की राजनीति में इसके उल्ट है। तो इस बात में कितने? देखिए अमन भाई, देखो चौटाला साहब का जो राज था वो तो मैं नहीं देख पाया। उस वक्त तुम राजनीति में एक्टिव थे पर इतना इस तरीके से नहीं थे, उनके पास जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमारे बुजुर्गों से, हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो जितने बुजुर्ग हैं, तो उनसे सुना है तो वही कहते थे कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब किसी कार्यकर्ता के लिए फोन करते थे तो फिर वो काम होता था। कार्यकर्ता का नाम जान करके ये मिलेगा आपसे, एसपीडीसी से बात कर करके। तो वो जो चौटाला साहब का जो राज था, और ये नहीं कि 36 बिरादरी के लोग। मैं तो जब राजनीति में हम बिल्कुल 2009 के बाद पूरे एक्टिव हुए तो हमने देखा पुंडरी हल्के ही नहीं, बाहर के भी जितने भी 36 बिरादरी के जो लोग हैं उनके कायल थे। और जाट समाज के बाद अगर चौटाला साहब ने मतलब किसी समाज को आगे बढ़ाया तो सैनी समाज था, वाल्मीकि समाज था, तो हमारे जितने भी पंजाबी समाज था, हमारा पुंडरी मरोड़ समाज है, वो टिकट दी चौधरी ईश्वर सिंह जी को। बिल्कुल। और आज भी जब हम गांव जाते हैं तो मरोड़ समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता चौटाला साहब को याद करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो वो बुजुर्ग जो पर्सनैलिटी थी, तो ऐसा तो राज मुझे नहीं लगता। और आज के परिवेश में तो पिछले हुड्डा साहब का राज हो, चाहे बीजेपी का तीसरी टर्म राज बना है, जिस तरीके काम चौटाला परिवार कर सकता है, ये तो मेरा पर्सनल तजुर्बा है। बिल्कुल। तो ऐसे काम कोई और राजघराना या और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सर बात करते हैं, परिवार की खबरें भी आई थी कि एकजुट होगा, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में भी चली। तो अब तो परिवार से ज्यादातर मिलना जुलना रहता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि आने वाले समय में चौटाला परिवार एकजुट होगा? देखिए अमन भाई, हम तो मैं ही नहीं, पूरा हरियाणा के हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति, आम जनमानस भी जो पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, वो व्यक्ति भी ये चाहता था कि भाई अब चौटाला परिवार को एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और दिग्विजय जी ने कहा भी परिवार एक होता है, तो जो कितना बड़ा सेक्रीफाइस हमें करना पड़े हम करेंगे, तैयार हैं। परंतु अब ये देखिए तो भविष्य गर्भ में है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि भाई चौटाला साहब की जो कसम पकड़ी थी उसके अंदर, बिल्कुल जिस तरीके से अजय सिंह जी को इग्नोर किया गया और उनके बड़े भाई थे,
अब मुझे नहीं समझ में आया कि अभय सिंह जी को किसने ये राय दी कि भी आप इस तरीके से पगड़ी पहने। देखिए, राजनीतिक जो वारिस है वो लोकदल का, वो अभय सिंह जी थे। जब दोनों भाई अलग हो चुके, पार्टी अलग थी, चुनाव अलग लड़ लिया, और चौटाला साहब कैथल के अंदर बोल के भी गए थे कि भी मेरे बाद लोकदल को अभय सिंह संभालेंगे, तो उसमें तो कोई दो राय था ही नहीं। बिल्कुल सर। तो लेकिन जो बड़े भाई की जो पगड़ी होती है वो बड़े भाई के सर पे रखी जाती है, वो अभय सिंह जी को अजय सिंह जी के सर पे रखनी चाहिए थी। और बड़े परिवार में अभी वो क्या नाम, बड़े भाई है वो जो मंत्री थे पीछे, तो वो भी थे, तो रणजीत सिंह जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल उनको बुलाना चाहिए था, उनको भी आगे रखना चाहिए था। परंतु जिस तरीके से हमने रस्म पगड़ी में देखा, इग्नोर किया गया। हाँ, वो जो जिस तरीके से उनको इग्नोर किया गया, तो कहीं ना कहीं इस बात उन्होंने खुद ही, अभय सिंह जी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई अब मैं परिवार को एक करने के मूड में नहीं हूँ। जो हर व्यक्ति को ये लगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप राजनीतिक अपनी विचारधारा रखिए, लेकिन जो पारिवारिक सामाजिक रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाइए। तो हम तो अभी भी यही कामना करते हैं कि आने वाला बहुत समय पड़ा है कि भाई उनको सद्बुद्धि दे, परिवार को साथ लेकर के चलें। अगर एक होते हैं तो और अच्छी बात है। लोगों का ये भी कहना है 2014 की अगर बात करें, अगर परिवार उस समय एकजुट हो जाता तो कहीं ना कहीं आज दशा अलग होती। क्या उस समय किसकी गलती थी? दुष्यंत चौटाला की गलती रही या अभय सिंह चौटाला की गलती रही? किसका उस समय खोट रहा? देखिए, अमन भाई, ये तो पारिवारिक अगर कोई बात है तो वही जानते हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला उस वक्त एक उभरते हुए चेहरा थे, और हर जनमानस की यही थी कि भाई दुष्यंत को आगे करके सरकार लेके आ जाए। मुख्यमंत्री बाद की बात थी, चाहे इसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बनते या अभय सिंह जी बनते, अजय सिंह जी बनते, या ये अभय सिंह दुष्यंत जी को बनाते, वो बात की बात थी। किसान आंदोलन का नुकसान हुआ, जिसमें दुष्यंत चौटाला को ऑफर भी दे दिया गया था कि आप अपना पद छोड़िए, किसानों के साथ आइए। लेकिन आज स्थिति पार्टी की क्या है, आप भी देख सकते हैं। क्या अगर उस समय दुष्यंत चौटाला मान जाते तो आज पार्टी का हालात हरियाणा के अंदर अलग ही। देखिए अमन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी किसान आंदोलन का हमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ये बात मान करके चले, वो कभी पहले सत्ता में नहीं रहे। नई पार्टी बनाई, नया गठन किया, एमपी बन करके आए, तो पार्टी को 10 सीटें जीत करके आए। अब उस वक्त इतने मैच्योर नहीं थे कि भाई किस तरीके से फैसले लें। उन्होंने फैसला इस तरीके से लिया था कि भाई सरकार के अंदर जाएंगे, कार्यकर्ताओं काम होंगे, क्योंकि 15 साल सत्ता से बाहर था, लोगों के विकास के काम करेंगे। लेकिन उसी पार्टी के विरुद्ध उन्होंने वोट मांगे, उसी पार्टी में वो चले गए। अमन भाई, तो उसका अमन भाई ये बताइए कि ये तो हमने कौन से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे थे? कांग्रेस आ जाती साथ में, अगर वो नंबर से लेके आती तो राज बन जाता। राज तो फिर भी बनना था, कम से कम कोई ना कोई सुनवाई करने वाला तो होता। चलो, आज दुष्यंत चौटाला जी, हमें तो जो सजा मिलनी थी मिल गई, हमें तो जनता ने नकार दिया, वोट नहीं दिए, और दुष्यंत ने कोई खिलाफत भी नहीं की। लोगों ने एक मन बनाया कि भाई चलो हुड्डा साहब को राज में लेकर के आए, लेकिन हुड्डा साहब ने क्या किया? उन्होंने तो लोगों के सामने बिल्कुल ही चल कर दिया, बीजेपी की बात में आकर के। कम से कम आज अगर दुष्यंत चौटाला, चलो उस समय दुष्यंत ने सरकार बनाई, लोगों ने खिलाफत भी की, किसान आंदोलन भी हुआ, लेकिन आज भाजपा वहीं जीत करके आई जहां किसान आंदोलन में दुष्यंत का विरोध हुआ, दरवाना में, उचाना में, और आप जुलाना में थोड़े से वोटों से हम जीत पाए। सोनीपत जहां हुड्डागढ़ था वहां पे बीजेपी जीत करके आई है। झज्जर की तरफ तो कहां ने बीजेपी नहीं जीत करके आई? तो आज दुष्यंत का कसूर कहां गया? फिर वो किसने बनवा दी बीजेपी की सरकार? आज दुष्यंत सरकार के अंदर नहीं है। तो पिछले दिनों आपने देखा किसान की कितनी दुर्गति हुई है, फसल टाइम पे नहीं बिकी है, मंडियां नहीं थी, मंडियां खत्म कर दी, आज कौशल के लोग हट रहे हैं। तो कोई ना कोई एक व्यक्ति तो सुनने वाला था। आज मैं वही कहता हूँ अमन भाई, आज नहीं 2 साल बाद ये लोग ये कहेंगे दुष्यंत ने अच्छे काम किए थे। ठीक है, विरोध जायज था। दुष्यंत जी भाई, लोग अगर वो कहते हैं कि भाई अगर इस्तीफा देता तो मुख्यमंत्री बनता, इस्तीफा तो अभय सिंह जी ने दिया था, वो क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, 70,000 रुपया आया था। वही लोग जो ये कह रहे थे कि भाई दुष्यंत को इस्तीफा देना चाहिए, वही लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो कांग्रेस को हराने के लिए आ गया। विधानसभा के चुनाव में तो किसी ने नहीं हराया, फिर कांग्रेस को किसने हरा दिया? तो ये बातें होती हैं। आप काम लोगों के जब तक काम नहीं करेंगे तो दुष्यंत, शायद उनकी यही गलती थी कि वो लोगों की सोच करके भी मैं लोगों का काम हो जाए। सरकार में गए थे, हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, और दुष्यंत जी ने बड़े मन से माफी मांगी है कि भाई अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरी ये इच्छा थी अब काम हो जाए और मेरे से गलती, मुझे माफ करो। कौशल रोजगार का आपने जिक्र किया, हटाए गए हैं। सुनने में आया कि 400 से 500 जो सिंचाई विभाग के अंदर थे कुछ लोग, वो हटा दिए गए। तो क्या लगता है, किस तरह मानते हैं सरकार की? भाई मुझे बताइए कि एक ढकोसला है, एक लॉलीपॉप नायब साहब ने दे दिया कि भाई सरकार भाजपा की बनती है तो जितने भी हमारे कौशल के आदमी हैं उन सबको नियमित नियुक्ति प्रदान कर देंगे। या उन्होंने कहा था कि भाई
भाजपा सरकार बनती है तो सरकार बनने के 5 दिन बाद हम MSP खरीदेंगे और एक ही दाना खरीदेंगे। सरकार भी बन गई, 10 दिन क्या 20 दिन 25 दिन निकल गए, एक भी दाना नहीं खरीदा, कोई MSP नहीं मिली। और जिन्होंने आज कहा था कि भाई को बिल लेकर के आएंगे, भाई हम कौशल वालों को परमानेंट करेंगे, आज देखिए आज ये व्यक्ति हटा दिए हैं। अब लोगों को पता है कि 5 साल कोई नहीं सुनने वाला है। ये कहते थे महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, अब इन्होंने कहा कि 2100 रुपए कि भाई वो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, और आने वाले, अभी हमारे पास बजट नहीं है, आने वाले 5 साल तक 2100 रुपए करेंगे। इन कथनी और करने में कितना फर्क है? ये तो ठीक है, लोग जाति धर्म के नाम पर बहक जाते हैं और या कोई देश के मुद्दे बहक जाते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये लोग आम जनमानस के काम नहीं कर सकते। सैनी साहब मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन वो अभी भी जो मनोहर लाल खट्टर है उनकी नीति पे हैं। उन्होंने सिर्फ एक बदलाव किया है, नैब सिंह सैनी साहब ने एक बदलाव किया है कि भाई अपनी वाणी और जो हंसी है उन्होंने उसको चेंज किया है, उसको कायम रखा। हाँ, कायम रखा है, लोगों के लिए दरबार खोले हैं। लेकिन उनको पता है कि अगर आप कार्यकर्ताओं काम करेंगे तो कार्यकर्ता नाराज होंगे, इसलिए वो सिर्फ लोगों की समस्या सुनते हैं, हल नहीं करेंगे। वो वही नायब सिंह सैनी वाले मनोहर लाल वाली नीति पे है कि अभी लोगों को लॉलीपॉप देकर रखो, हंसना है भाई, आओ आपके लिए CM के दरवाजे खुले हैं, मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति, एक भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि चलो मेरे साथ CM हाउस में, मैं आपकी गली पक्की करवाता हूँ, आपकी चौपाल पक्की करवाता हूँ, आपका खेत का रास्ता पक्का करवाता हूँ, आपका ये टेलीफोन करा दूंगा। एक भी कार्यकर्ता नहीं कह सकता। चौटाला साहब के राज में तो जितने भी व्यक्ति होते थे कि भाई, मैंने दुष्यंत का भी देखा है, भाई लोग ये काम दुष्यंत करा सकता है जी, लोगों के फोन करता था, कार्यकर्ताओं काम करता था। अगर कार्यकर्ताओं के काम नहीं बनेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा भाई? सर अब बात करते हैं पुनरी की राजनीति पर। नए विधायक बने हैं, आजाद की कड़ी को तोड़ा, सफाई अभियान में भी उन्होंने 54 गाँव की सफाई की, और अब आप देख सकते हैं हेलमेट और सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर बड़े जागरूक हैं। तो 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड भी उन्होंने कल पेश किया। तो कैसा लगा आपको रिपोर्ट कार्ड? विपक्ष की भूमिका अगर आप निभा रहे हैं तो क्या उसके अंदर आपको खामियां लगी और क्या अच्छाई उसके अंदर? देखिए अमन भाई, अभी अच्छी बात है, देखो मैं ये बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि उक्त व्यक्ति विधायक बनकर के आया, जब साहब विधायक बनकर के आए, उन्होंने 30 साल पुराना ये रिकॉर्ड भी तोड़ा, लोगों ने प्यार दिया। ये अच्छी बात है कि उन्होंने 3 महीने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके अंदर जज्बा तो है कि भाई वो कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वरना तो लोग वोट लेकर के भूल जाते थे। बात करें हेलमेट के मुद्दे को लेकर, हेलमेट सुरक्षा सेफ्टी के लिए तो सही है सर? नहीं, बिल्कुल है, वो तो हर जागरूक व्यक्ति को पता है कि हेलमेट जरूरी है। जिसको ये लगता है कि भाई मुझे अपनी जान की सुरक्षा चाहिए या अपने परिवार की, मुझे जीवित रहना है, तो वो तो लगाएगा, कानूनों का पालन भी करेगा। लेकिन सिर्फ और हेलमेट को आप अपना मुद्दा ना बनाए, जागरूक करें। अब देख, पिछले दिनों वो कोल का मेरा भाई था, वो एक्सपायर हुआ, वो कितनी टूटी हुई सड़कों में उसका एक्सीडेंट हुआ। आप सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें भी, अगर सड़कें अच्छी होंगी तभी तो बाइक ठीक चलेगी, आप करेंगे। बिल्कुल, आप उनको बनवाने का काम करें। पिछले दिनों उन्होंने कार्यक्रम भी, नैब सिंह सैनी साहब आए तो चलो उन्होंने ग्रांट्स भी दी है, अब कितना इम्प्लीमेंट उन पे होता है। तो जितने भी, मैं तो ये मानता हूँ कि विधायक जी को जितने भी जन समूह के मुद्दे हैं उनको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, अधिकारियों से तालमेल करना चाहिए। आप अधिकारियों की मीटिंग्स बुलाएं, उनसे बात करें। अभी आप नए हैं, आप ये ना दिखाएं कि भाई मैं विधायक हूं और ये अधिकारी हैं। आप उनसे पूछेंगे कि ये काम है, भाई मेरे हल्के के अंदर डेवलप्स के क्या क्या काम हो सकते हैं। हर विभाग से बात करें, भाई किस तरीके से ग्रांट्स आएंगे, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको आगे भेज सकते हैं, एस्टिमेट्स को उनसे तालमेल बना करके अपना काम करवाएं। तो आप प्रॉपर, मैं कल भी परसों बयान देख रहा था कि चाहे मैं हार जाऊं पर मैं हेलमेट का मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें मुझे नहीं लगता कि वो एक पढ़े लिखे समझदार आदमी है, एक मैच्योर आदमी है। आप इस चीज को अपना मुद्दा ना बनाएं कि भाई हेलमेट्स को या किसी और को, ये काम प्रशासन का वो करेंगे। आप तो एक प्रशासक के तौर पर पुंडरी हल्के के लोगों के, मैंने फिर भी पहले भी कहा था कि जितने सरपंच हैं उनसे तालमेल बनाएं, ब्लॉक समिति मेंबर्स हैं, जिला परिषद के मेंबर्स हैं, उनसे तालमेल बना करके कुछ ग्रांट्स विधायक के खाते की हैं, कुछ ब्लॉक समिति की हैं, कुछ जिला परिषद की हैं, सबसे तालमेल करके गांव के अंदर किस तरीके से काम हो सकता है। जहां किसी गांव के अंदर ओवरफ्लोइंग है, पानी है, निकासी की समस्या है, उसको समाधान करना। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सरपंचों की वो पाई गई है, गलियों के निर्माण को लेकर धांधली पाई गई है, उन पर भी वो एक्शन लेंगे। निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जागरूक विधायक है, जब इतने जागरूक मुद्दा भी उठाना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए कि भाई वो उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए।
कि भाई वो व्यक्ति 4 साल 3-3.5 साल कौशल की नौकरी के तहत एक व्यक्ति का हक उन्होंने खाया है, पैसे डकारे हैं, और वैसे भी अगर उन्होंने नौकरी की होती तो फिर भी मान लेते, अभी गए नहीं, फ्री में पैसे लिए हैं, तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। हम हमारा मकसद क्या है अमन भाई? मेरा मकसद ये था कि भाई के लोगों को जागरूक करना, जिसके आपने जिस व्यक्ति को चुनाव किया है कि वो आप जब आप नौकरी के लिए जाते हो तो वो कहता है कि भाई मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता, और सरकार पारदर्शिता काम करती है, पर वो इस तरीके से फिर घोटाले करते हैं। मैंने तो लोगों को जगाया है, कार्रवाई करना तो सरकार भी वही है, विधायक भी अब उनका ही है, तो वो कार्रवाई करें, किस तरीके से करते हैं वो जाने। तो विपक्ष की भूमिका इसी तरह निभाते रहेंगे और लोगों के लिए 24 घंटे जो आपके अब तो ऑफिस भी खोल दिया, बढ़िया, तो ऐसे खुले रहेंगे सर दरवाजे? देखो निश्चित तौर पर अमन भाई हमारी तो 29 की तैयारी है, और अब इसी करके हमने एक गांव से बाहर कार्यालय बनाया है, घर बनाया है कि साथी हमसे मिलें। यहाँ पे 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगा, बैठने लोगों से मिलेंगे, समस्याएं सुनेंगे, कोई आने जाने वाला, कोई हल्के का, कोई लोग, कोई बाहर से आए, कोई अंदर से आए, उसको 2, 5, 10, 20 जो साथी जो रहना चाहे वो रह सकते हैं, तो ताकि हम लोगों के सुख दुख में रहें। तो इस करके हमने बनाया, और निश्चित तौर पर यही है, मैंने पहले भी कहा था कि भाई अब आने वाले 6 महीने 7 महीने 1 साल हम विधायक को देना चाहते हैं कि भाई नया व्यक्ति चुन करके आया है, तो अगर ये नहीं है कि मैं 2 महीने बाद ही पीछे कोई किसी भी मुद्दे को लेकर लग जाए, उनको भी समझने में समय लगेगा, तो समझें, काम करें। जब वो हमें लगा मैच्योर हो चुके, परिपक्व हो चुके हैं और वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके मोबाइल के सामने आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि उनकी हम एप्रिसिएशन भी करें।